सभी चिकित्सकगण साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह। आप सभी को ज्ञात होगा कि नेशनल सेमिनार सेकंड होने जा रहा है 14, 15 और 16 जून को। इस कार्यक्रम के तहत हमने जो अभी तक NH-EH BSc कोर्स में पढ़ा और क्लिनिकल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हमें डाइल्यूशंस, डोजोलॉजी की सटीक जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, जहां एक और डाइल्यूशन 1, 2, 3 बनवा दिया जाता है और वहां 4th डाइल्यूशन को फर्स्ट डाइल्यूशन, 5th को सेकंड, 6th को थर्ड, 7th को 4th, 8th को 5th, 9th को 6th और डाइल्यूट करके 6th को पिलाते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है, इनटेक बॉडी करता है 10th। जबकि एक्चुअल पैमाना कहता है कि एक्यूट डिजीज़ में अगर हम प्लस, न्यूट्रल और नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमें 1, 2, 3 की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अधिकतर फार्मास्यूटिकल वे में कार्य करने वाले जो कंपनीज़ हैं वे इसी वे पे काम करती हैं। नासक मेथोडोलॉजी थोड़ा सा भिन्न है, जहाँ एक और अन्य जो पुराने लोग करते हैं वहाँ पे डाइल्यूशन 4th से डाइल्यूशन 10th तक का यूज़ लेते हैं। दूसरे वे में अगर हम बात करते हैं तो इसी को वे 1 to 6 कहते हैं। पोटेंसी वे लिया जाता है थर्ड डाइल्यूशन के बाद पोटेंसी वे में डाइल्यूशन का पावर चेंज कर दिया जाता है, मतलब इनटेक का पावर चेंज कर दिया जाता है। 1:9 प्रायः है। 1:9 के अलावा जो लेते हैं वो पोटेंसी मेथड होता है, पोटेंट साइज रूप बिस मेथड कहा जाता है उसे। इसके अलावा में एक सेंटिकुलर जिसमें 1C 2C होम्योपैथी वे में आता है, बट होम्योपैथी वे वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्पैजरिक्स को लेकर के 1C 2C 3C 4C 5C बनाते हैं और ये DX या यूं कहूं कि डाइल्यूशन 5th के द्वारा तैयार किया जाता है। अब बात आती है कि हम नासक मेथोडोलॉजी के तहत नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस स्पैजरिक कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, जहां चिकित्सकों के पास एक D3 बेस होता है। उस D3 बेस के द्वारा जहां 38 मेडिसिन्स का उपयोग किया जाता है, 38 स्पैजरिक रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है, वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पाठ्यक्रम में नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र, जिसकी 4 इकाई हैं। पहली इकाई भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, दूसरी इकाई गुजरात अहमदाबाद में है, तीसरी इकाई मध्य प्रदेश में है, स्थान अभी तय नहीं हुआ है, और यूनिट 4 जो है औरंगाबाद बिहार में है। इस तरीके से हमने काम को अलग अलग वे में डाइवर्ट किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में फार्मास्यूटिकल प्रोसेस अलग होता है, क्लिनिकल प्रोसेस अलग होता है, लेकिन कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने दोनों को कंबाइन कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि 5x5 के 10x10 के कमरे से भी संचालित हो रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जबकि होता क्या है, एक्चुअल होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडीज़ जो आप बना रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट बेस होती है। तो जहाँ एसेंस कहा जाता है, एसेंस जो डाइल्यूशंस होते हैं उसे कहा जाता है, स्पैजरिक एसेंस डाइल्यूशंस होते हैं, जबकि स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल वे में काम किया जाता है। उसका डिस्टिलेशन मेथड होता है जिसमें सल्फ़र को अलग किया जाता है, मर्क्यूरी को अलग किया जाता है, सॉल्ट को अलग किया जाता है, और ये एक प्रोसेस है। इसमें ये नहीं कह सकते आपने कि DX1 बन गया तो उसमें सल्फ़र निकल गया, DX2 निकल गया तो उसमें मर्क्यूरी निकल गया, और DX3 निकाल दिया तो आपने सॉल्ट निकाल दिया। ये गलत धारणा है, और जो इस तरीके से कर रहे हैं वो अपनी केवल दुकान चला रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उस तरीके से होता तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में हम जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं
केवल 38 मेडिसिन को पढ़ते हैं और 38 मेडिसिन के पढ़ने के बावजूद हमें CME करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हम नहीं कर पाते। तो ये विडंबना है कहूँगा, क्योंकि अगर हम पढ़े हैं 38 मेडिसिन तो हमें तो खेलने आना चाहिए था। लेकिन जब कॉलेज पास करके कोई बाहर आता है चिकित्सक और अपना क्लिनिक चालू करने का सोचता है, रिसर्च सेंटर चालू करने का सोचता है, तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या आती है फॉर्मुलेशन, उसके बाद डाइल्यूशंस और उसके बाद डोजोलॉजी। ये प्रॉब्लम नारायण हर्बल स्पैजरिक के बेस टीम के सदस्यों के साथ भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब मैनुअल यूज़र बुक लिखी गई, आज मैनुअल यूज़र बुक लिखे हुए 3 साल हो गए। 3 साल पहले मैंने मैनुअल यूज़र बुक लिखा था, 2021 में मैंने लिखा था इसे। उससे पहले भी मैंने इसको उजागर किया है 2018 में पॉकेट डायरी के माध्यम से। 2019 में मैनुअल यूज़र बुक डायल्यूट रूट बेस मेथड का बुक ही दिया लोगों को, 1 ड्रॉप की मेथोडोलॉजी समझाई मैंने उसमें। और उसके बाद मैंने नैनो टेक्नोलॉजी की क्लासेस चलाई, जिसमें फार्मास्यूटिकल वे में सारे चीज़ों को बताया और क्लिनिकल वे में भी सभी चीज़ों को बताया। लेकिन फिर भी विडंबना ये रही कि आप लोग उससे चूक गए। ये अंतिम बार है। 14, 15, 16 जून को नेशनल सेमिनार में मैं इन्हीं तथ्यों को उजागर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आप 0 to 5 तक भी हैं, आप 10 नंबरी नहीं हैं, लेकिन आप 0 to 5 तक ही जानते हैं और हमें पूरी सटीक जानकारी चाहिए। सर मैंने अगर 38 D3 बेस लिया है तो वो 38 D3 बेस को मैं 36 महीने तक कैसे चलाऊं? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट के रिगार्डिंग 18 महीने की या अधिकतम 24 महीने की एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट के ऊपर दिखाई देती है। तो ऐसा हम कौन सा मेथड हम वहाँ करते हैं फार्मास्यूटिकल वे में जो मेडिसिन 36 महीने तक चलती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर मेडिसिन का बेस है, क्योंकि ये बेस स्पैजरिक कंसेप्ट जो नारायण हर्बल स्पैजरिक ने चालू किया था, इस बेस टीम में 317 चिकित्सक गण हैं। 317 चिकित्सक गणों में मुझे नहीं लगता कि कोई अछूता है नासक बेस मेथोडोलॉजी से। नासक की टीम के साथ जुड़े हुए जो चिकित्सक गण हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे फिर वो कन्याकुमारी में रहता हो, चाहे फिर वो रुड़की में रहता हो, चाहे फिर वो देहरादून में रहता हो, चाहे वो फिर आंध्रा में रहता हो, चाहे फिर वो बिहार में क्यों न रहता हो, सभी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। रिसर्च टीम है ये। इस रिसर्च टीम को ज्वाइन करने के लिए 50,000 रुपीज़ लगता है 1 टाइम। इसमें आपको 47 बेस दिया जाता है और ये 47 बेस अपने आप में पर्याप्त होता है। इसको 18 महीने तक आप निरंतर चलाते हैं और निरंतर चलाने के पश्चात जब आपके पास वो बेस समाप्त हो जाता है, उसका 18 महीना पूरा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसे आप हमें रिटर्न कर दीजिए। TLC का जो चार्ज लगता है वो दीजिए और कुरियर चार्ज, और नया सेट आप अपने पास रख लीजिए। लगभग इसमें 6,500-7 हज़ार का खर्च आता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर फ्रेश मेडिसिन होगी तो आपके पास फ्रेश रिजल्ट्स भी अचीव आप कर सकेंगे। किसी के अंदर कोई कार्बन आ जाता है, कोई टार आ जाता है या कोई फंगस आ जाता है, तो उसको हम हटा करके नहीं देते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नया एक सेट डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। अब इस बेस का हम करें क्या? क्योंकि बेस को बनाने वाला मैं, तो मुझे मालूम है कि इसके बेस के कंसेप्ट क्या है। बेस का कंसेप्ट है, पहला डिस्टिलेशन हुआ, सल्फ़र निकाला गया ऑयल के रूप में। इस ऑयल के रूप में आने के बाद इसकी साइटोकेमिकल हमने कराई। साइटोकेमिकल से हमें ये पता चला कि इसके अंदर रेसिन है, टेनाइन है, म्यूलिक है, आपका कौन कौन से घटक हैं वो हमें ज्ञात हुआ इससे। फिर हमने मर्क्यूरी का भी सेम प्रोसेस किया, उसका घटक निकाला, उसमें कौन कौन से घटक पाए गए, और सॉल्ट्स का भी हमने सेम मेथड करके उसके घटक भी हमने प्राप्त किए। इसके पश्चात ये क्यों किए इसको थोड़ा देर में बताता हूँ। तो जब हमने इसे किया तो हमें इससे ज्ञात हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं।
इसके पश्चात हमने काम किया और 38 रेमेडीज़ को निर्माण करने का जो प्रोसेस था, जिसको हम रीयूनाइट करते, तो जब फर्स्ट टाइम हमने रीयूनाइट किया तो उससे प्राप्त जो तत्व मिला हमें, वो ट्रांसम्यूटेड डाइल्यूट रूप विष प्राप्त हुआ। इसी को कई लोग D1 कहते हैं। क्या पॉसिबल है कि हम अपने क्लिनिक में कहीं से क्रूड ले लें और उससे हम D1 तैयार कर लें? पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, रेशियो छेड़ दिया जाता है। कई लोग हमारे बेस को लेते हैं और बेस को लेने के बाद उसमें RS का फॉर्मेशन करके उस मेडिसिन्स को, जहां हम 3/47 मिलाने के लिए कहते हैं, वहां आपको 56/6 ml मिलाने के लिए कहा जा सकता है। और अगर यही 99 वॉल्यूम वेट का अल्कोहल डल रहा होगा तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप 88 ml आप DW लेंगे और 12 ml आप उसमें बेस लेंगे। ये मेरा किया हुआ है, 24 तक किया हुआ है। तो कोई ये विद्वान तो ना सोचे कि बेस बनाने में जिसने इतना मेहनत किया उसकी कुछ चीज़ों को चोरी करके वो अपना उल्लू सीधा करेगा। क्यों सीधा नहीं कर पाओगे आप? क्योंकि मैं D3 बेस के सारे कंसेप्ट, चाहे फिर वो सीरियल डाइल्यूशंस मेथोडोलॉजी हो, 1 ml मेथोडोलॉजी हो या 1 ड्रॉप मेथोडोलॉजी हो, इसके अलावा में मेडिसिन्स का जो हम मिलान करते हैं, कई लोगों को ये नहीं मालूम है। जैसे हमारे रविंदर भाई हैं, नारायण हर्बल स्पाइसरी के अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर साहब हैं। ये जब किसी को बोलते हैं कि NH ह्यूमन इम्यून 4 में D4 में दे के B मिला दो, तो चिकित्सकों को ये नहीं मालूम कि हम B की कितनी क्वांटिटी उस मेडिसिन के अंदर डालें। क्यों नहीं मालूम है भाई? और अगर नहीं मालूम है और जानना चाहते हैं तो 7,500 रुपये जमा करा के इस क्लास को अटेंड कीजिए। बार बार आग्रह कोई नहीं करेगा, क्योंकि जहां एक और 28 साल की उम्र थी, आज 48 हो चुकी है। और अगर आज भी आप लोग यही इंतज़ार करेंगे तो कल हो सकता है मैं 68 का हूँ और ऑफ भी हो जाऊँ। सीखने का चीज़ है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और शर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। तीसरी चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं दिमाग में आना चाहिए कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मतलब मेरे 7 दिन नष्ट हो गए। बिल्कुल 7 दिन नष्ट हो गए, लेकिन अगर मेरी लाइफ सेट होती है उससे, उस 7 दिन से, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 1 लाख रुपए भी अगर मेरा इनकम था और 7 लाख रुपए मेरे 7 दिन में लॉस हो गए, तो भी अगर मैं लाइफ टाइम उससे, उस ज्ञान से मैं अगर इनकम भी करता हूँ, लोगों को ठीक भी करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन आपका क्लिनिक छोड़ना भारी है। बाकी आपकी मर्जी है। दूसरी चीज़ है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डाइल्यूशन और डोजोलॉजी को क्यों महत्व दे रहे हैं। कारण है कि कई लोग कहते हैं कि सर 10 ml दे दो, 15 दिन में एक बार देना पड़ता है, 30 दिन में एक बार देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटम्स चार्जिंग है। हम एटम्स प्रोटॉन्स को लेकर के काम नहीं कर रहे हैं। हम एंजाइम थ्योरी पे भी नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम थ्योरी पे हम जाएंगे तो हमको एक एक मेडिसिन को पहले अलग वे में दिखाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसकी जो कॉम्बिनेशन की गई सेट, उसका फैक्ट देना पड़ेगा। हमारे पास फैक्ट नहीं है, किसी के पास फैक्ट नहीं है। जो बना है वो एक्चुअल है। और जब हम D3 बेस की बात करते हैं तो D3 बेस में डाइल्यूशन 1:10 होता है। D3 बेस में 1/2 3 बार प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस को अगर हम ड्रॉप मेथोडोलॉजी के तहत हम जानना चाहते हैं, तो मैं अगर कहता हूं कि 1 ड्रॉप मेडिसिन को लेकर के मैंने 50 ml में डिज़ोल्व किया, क्या बनेगा आप बताइए मुझे। 3 ml लेकर के मैंने 47 ml में डिज़ोल्व किया, क्या बनेगा मुझे बताइए। ग्लिसरीन में मैंने मिला दिया, ऑयल में मिला दिया, 3 ml बेस का लिया, 47 ml मैंने मिला दिया,
या 1 ड्रॉप लिया 5 ml में मिलाया क्या बना, 1 ड्रॉप लिया 10 ml में मिलाया क्या बना। ये क्या बना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी मेडिसिन को देते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता तो उस जगह पे इच्छा होती है अंदर से कि कहीं कैंसर तो नहीं है, तो हम सबसे पहले FNAC कराते हैं। अगर FNAC में कुछ निकलता है डाउटफुल तो हम कराते हैं, लगता है कि नहीं ग्राम स्टेन पॉजिटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस एक मॉडर्न मेडिसिन का चिकित्सक क्या करता है, उस जगह पे वो पस कल्चर सेंसिटिविटी या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाता है। उससे उसको ज्ञात होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस कौन से ग्रेड का है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ज्ञात होती है कि कौन सी रेमेडी रसिस्ट है, मतलब नहीं देना चाहिए, कौन सी मेडिसिन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन जनरेट कर रहा है। मतलब मान लेते हैं आप S1 दे रहे हैं और उसके साथ आपने S5 दे दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को S1 से तो प्रॉब्लम नहीं था बट S5 से कोई प्रॉब्लम होती थी। अब उस जगह पे आप जैसे ही S1 के साथ S5 देंगे तो वो बॉडी दूसरे वे में वर्क करना चालू कर देगी। तो वे को समझना होगा, अगर उस वे को आप नहीं समझेंगे तो आप केवल आज मेरी CME अटेंड करेंगे, कल सुबोध की CME अटेंड करेंगे, परसों मनीष की CME अटेंड करेंगे, पर फिर उसके बाद आप किसी सौरभ का मतलब आदमी बदलते रहेगा लेकिन आपके मन का डाउट क्लियर नहीं होगा। और अगर डाउट क्लियर करना चाहते हो मेरे भाई तो बिल्कुल 14, 15, 16 जून को अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत है। इससे पहले अपना ट्रेन का बुकिंग कराइए, फ़्लाइट की बुकिंग करा लीजिए, बस की बुकिंग करा दीजिए, चाहे आप जिस साधन से आने वाले हैं उसकी टेस्ट करा लीजिए उसको। जैसे आप किसी कार से आने वाले हैं तो कार को चेक करा लीजिएगा, कहीं ये ना पता चले कि उस टाइम पे हेड में कोई काम आ गया है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत अकड़ेगा आपको। क्योंकि लास्ट टाइम हमने 30 सीट रखी थी, 57 डॉक्टर्स उपस्थित हुए थे। इस टाइम पे 300 सीट रखी गई है और अभी तक 113 लोगों की एंट्री हो चुकी है। तो इसके अलावा में एक बात और है कि अगर कोई चिकित्सक गण भारत के किसी भी प्रांत से रहता, किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी भी गांव में रहता हो और अहमदाबाद गुजरात में उसका कोई रिलेटिव, दोस्त यार कोई रहता है, उसके यहाँ वो रात में रुक सकता है, तो वैसी अवस्था में आप 3000 रुपये जमा करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं बिहार से आ रहा हूँ और मेरा कोई गुजरात में नहीं रहता है, मैं किसी के पास रुकना नहीं चाहता, क्या मेरे ज़बरदस्ती मेरे आने से वहाँ लोड बढ़ जाएगा उनके परिवार में, या कोई है ही नहीं, हमको तो भाई होटल चाहिए होगा, या आप जहाँ भी रुकवा रहे हैं वहाँ एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ हमारा ये कमरा है, हम 2 लोग या 3 लोग इस कमरे में रुकेंगे, बस वैसा होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल रूम चाहता है कि नहीं सर मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए, तो उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे, 3000 रुपये उसको अलग से देना पड़ेगा, मतलब 10,500 रुपये उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि पर्सनल रूम मुझे चाहिए 3 दिन के लिए, खाना, टीचिंग और सब मटेरियल्स जो हैं वो, तो आपको 10,500 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं शेयरिंग रूम में रह लूँगा, मतलब 2 या 3 चिकित्सक होंगे एक रूम में और वहाँ मैं रह लूँगा, तो वैसी अवस्था में आपको 7,500 देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, ग्रेट गामपुर में रहता हूँ, वस्त्राल में रहता हूँ, या कहीं अन्य अहमदाबाद के अंदर ही रहता हूँ, मैं बाइक से, कार से, अपने साधन से आ सकता हूँ उस स्थान पे, तो मैं कहूँगा कि आप 3000 रुपये जमा करके अपनी सीट रिज़र्व कर लीजिए। इसमें पहले दिन प्रोसेस, दूसरे दिन प्रोसेस और मेथोडोलॉजी जिसमें डाइल्यूशन डोजोलॉजी है, तीसरे दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप एक्चुअल में जो मैं आपको सिखाया कि आप सीखे हैं या नहीं। और इसके पश्चात महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम होगा
नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा। उस नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में आपको रिजल्ट्स भी दिए जाएंगे और एक ऐसा गिफ्ट प्राइज़ होगा जिसकी आपने कामना नहीं की है, जिसको आप मैं उस टाइम पे अभी नहीं बोलूँगा, मैं उस टाइम पे ही बताऊँगा। खुशी उसकी दुगनी होगी। और साथ ही साथ में जो चिकित्सकगण एडवांस बुकिंग करा करके और एंड टाइम पे कहते हैं कि सर मैं नहीं आ सकता, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका है। इसके अलावा में नासक बेस मेथोडोलॉजी के द्वारा NH-EH BSc कोर्स का सितंबर में समापन कर दिया जाएगा, सेकेंड बैच का। थर्ड बैच रनवे में होगा और इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा थर्ड बैच का नेशनल सेमिनार, वो बिहार में रखा जाएगा। अब ये तय अभी नहीं हुआ है कि छपरा में होगा या दरभंगा में होगा या पूर्णिया में होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। बेगूसराय में भी हो सकता है, बट ये नासक के बेस टीम की, नासक परिवार टीम की बात है, वे ही तय करेंगी। अच्छा रहेगा। तो आप सभी का मैं इंतज़ार करूंगा 14, 15, 16 जून के क्लास में। मिलते हैं वहीं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।